विधान एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है और जो कल क्लास हम ले रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि आधारभूत अधिकार या मूलभूत अधिकार का जो पार्ट है हमारा पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो उसे हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें आर्टिकल 12 और 13 हमने देख लिया था। आर्टिकल 12 जो था वो मुख्य रूप से क्या बोलता था? वो मुख्य रूप से राज्य की परिभाषा को बताता था और वो राज्य की परिभाषा क्या है? एक तरीके से राज करने वाली इकाई। राज करने वाली इकाई का मतलब क्या है? जैसे कि केंद्र में पार्लियामेंट और केंद्र की सरकार, राज्यों में राज्य की विधायिका और राज्य की सरकार। उसी प्रकार से लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, तो ये क्या है? लोकल बॉडीज हैं। ये भी जो है सरकार के रूप में ट्रीट की जाएगी या स्टेट के रूप में ट्रीट की जाएगी। और कोई भी गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो जो कि पब्लिक वर्क करता है, जनता के कार्यों को करता है, तो वो जो है वो स्टेट की डेफिनिशन के अंतर्गत आएगी। उसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आर्टिकल 13 में बोलते हैं कि भई कोई भी राज्य जो है ऐसे विधि या कानून पास नहीं करेगी जो कि इस व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स को यानी कि मूलभूत अधिकारों को सीमित करे या खत्म करे। ऐसा करके आर्टिकल 13 में बोलते हैं। तो वो वहाँ पे राज्य का मतलब क्या हुआ कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना पाएगी, तो वो वहाँ पे राज्य का मतलब क्या हुआ? तो वहाँ पे राज्य का मतलब वही हुआ जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। कोई भी ऐसे राज करने वाली इकाई मतलब केंद्र का भी जो मैं बताया, राज्य का मैं बताया, लोकल बॉडीज का बताया। तो ये सभी ऐसी कोई भी विधि या कानून नहीं बना सकती, जो किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का हनन करती हो या कम करती हो या खत्म करती हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में हमने देखा था आर्टिकल 13 में कि साधारण विधियों के माध्यम से ऐसा कोई भी विधि या कानून नहीं बनाया जा सकता जो किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का हनन करती हो या कम करती हो। लेकिन क्या मूलभूत अधिकारों में संशोधन कर पाना, उसे कम कर पाना या खत्म कर पाना, क्या यह संभव है? यह संभव है, लेकिन कैसे संभव है? जब आर्टिकल 368 के का प्रयोग करते हुए सीधे-सीधे संविधान में ही संशोधन कर दिया जाए। सीधे-सीधे संविधान में ही कुछ नई बात लिख दी जाए कि भई एक और नया कोई आर्टिकल जोड़ दिया जाए संविधान में, जहाँ पे लिख दिया जाए कि अ, अमुक-अमुक मूलभूत अधिकार को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है, अमुक-अमुक परिस्थितियों में। तो वैसा किया जा सकता है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि विशेष बहुमत के माध्यम से किया जाएगा। विशेष बहुमत के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है? तो ये आर्टिकल 13 में हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 13 में हमने ये भी पढ़ लिया था कि लॉ यानी विधि, विधि का मतलब क्या होगा? तो लॉ मतलब सामान्य रूप से विधि का मतलब क्या होगा? कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करती है, ऑर्डर जारी करती है, बाई लॉज़, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम, यूजेस, कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, कोई भी बाई लॉ है, कोई भी रूल है, नियम है और नियमन है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, कस्टम, यूजेस, रीति-रिवाज हैं। तो ये सारे जितने भी हैं, वो एक सामान्य रूप से लॉ की परिभाषा में आएँगे। लेकिन जब आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके कोई विधि पास की जाएगी, तो वो लॉ की परिभाषा में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 13 में जो लॉ की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, वो लॉ की सामान्य परिभाषा है और ये सामान्य विधियों के माध्यम से आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते।
लेकिन ऐसी कोई विधि जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत पास की गई हो, यानी कि विशेष बहुमत से पास किया गया हो पार्लियामेंट में, तो ऐसी विधियों को साधारण विधियों के अंतर्गत हम नहीं समझेंगे। मतलब आर्टिकल 368 का प्रयोग करके विशेष बहुमत से पार्लियामेंट में पास किया हुआ कोई भी विधि, वो साधारण विधियों के अंडर में नहीं आएगा और इस आर्टिकल 368 के द्वारा प्रयोग किए गए तरीकों से हम फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं या उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसा करके आर्टिकल 13 हमने पढ़ लिया था। अब आर्टिकल 14 में आते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे लिखा है राइट टू इक्वालिटी। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपको देखने को मिलेगा। राइट टू इक्वालिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? समता का अधिकार। तो ये जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमें मिलेगा। तो वो अलग-अलग स्थान पे अलग-अलग क्या-क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखो आर्टिकल 14 की यदि बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता। यहाँ पे बिफोर का मतलब वो जो सामान्य अर्थों में बिफोर का उपयोग करते हैं वो पहले वाले अर्थ में वो बिफोर नहीं, जैसे बिफोर मोहन, बिफोर श्याम मतलब मोहन के पहले या श्याम के पहले, वो वाला बिफोर नहीं। यहाँ पे बिफोर मतलब होता है किसी के समक्ष, किसी के समक्ष, जैसे लॉ के समक्ष इक्वालिटी, मतलब विधि के समक्ष जो है वो समता। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे भले ही एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन जब इसके हम डीप में जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो बिल्कुल आसानी से हम समझेंगे कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखिए इसको पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल को। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष सब समान है, ठीक? और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। अब इसको मैं फिर से शुरुआत से हिंदी में पढ़ देता हूँ कि जो राज्य है या राज्य करने वाली जो इकाई है, वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगी, किसी भी पर्सन को मना नहीं करेगी। क्या चीज़ों के लिए? इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए, यानी कि विधि के समक्ष सब समान है। इस बात से वो मना नहीं कर सकती। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़, यानी कि विधियों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़ मतलब विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ उसका मीनिंग क्या है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसका मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग अलग-अलग है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ को बोलेंगे तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि विधियों का समान संरक्षण, वो जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इन दोनों में अंतर को हम थोड़ा-सा अभी समझेंगे। देखिए, अभी मैं क्या है जो कुछ भी बताऊँगा वो आपको रिटन रूप से आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा जो कि हमने टीच मी टैब के वो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में अपलोड करके रखा हुआ है ना? वो हिंदी में आपको मिल जाएगा। तो वो सारे शब्द भी मिल जाएँगे जो बार-बार यहाँ पे मैं उपयोग करूँगा, ठीक है? लेकिन अभी की क्लास में क्या है कि हम समझने पे फ़ोकस करेंगे, बाकी वो जो लिखा हुआ चीज़ जो है वो आपको तो पहले ही मिल जाएगा, ठीक है? मतलब बुक में ही मिल जाएगा। तो पहली बात तो इसको ये इसमें ये जानना है सबसे पहली बात
कि ये जो 14 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन, एनी पर्सन, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एनी सिटीजन, ठीक है? तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, देखो, सिटीजन मतलब मैं आपको क्या बताया था, सिटीजन मतलब जिसको सभी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स भारत में मिले हुए होते हैं, वो वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, संवैधानिक पदों पर आ सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, वो सिटीजन है, ठीक है? लेकिन भारत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नॉन सिटीजन है, भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है? तो वो उनके लिए कॉमन शब्दावली का क्या प्रयोग किया जाता है? उनके लिए कॉमन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, वो है पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो यहाँ पे व्यक्ति का मतलब क्या है कि वो सिटीजन को भी मिलेगा और नॉन सिटीजन को भी मिलेगा। यहाँ पे व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि सिटीजन भी और नॉन सिटीजन भी, ठीक है? तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो ये दोनों किसी भी व्यक्ति को मिलेंगे, मतलब कि जो सिटीजन है, भारत के नागरिक हैं, उनको भी और जो भारत के नागरिक नहीं है, उनको भी ये 2 चीजें मिलेंगी, ठीक है? तो ये जो है वो पूछा जाता है, हमने इसके पहले उसमें भी देखा था, इसके पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने एक टेबल देखा था कि कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं, जो सिटीजन को मिलते हैं, मतलब कौन-कौन से ऐसे मूलभूत अधिकार हैं, जो सिटीजन को मिलते हैं और कौन-कौन से मूलभूत अधिकार हैं, जो नॉन सिटीजन को भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 जो है, वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही मिलता है, पहली बात तो ये याद रखनी है। अब उसके बाद आते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ में, इक्वालिटी बिफोर लॉ में उसमें आते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या-क्या चीजें हम पढ़ते हैं, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। पहली चीज, ये जो भी मैं बताऊँगा वो सारा कुछ जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक में, और उसको मैं एक-एक करके बताता हूँ। देखो, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ में सबसे पहला चीज क्या आएगा कि अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार का अब्सेंस होना चाहिए, यानी कि अनुपस्थिति होनी चाहिए इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है? किसी भी व्यक्ति के पक्ष में, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों का अभाव, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों का अभाव, मतलब हमारे भारत में ऐसा नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, तो उसको एकदम अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए और उसमें जो वो यदि अपराध करता है तो उसको सज़ा ना दे के उसको घर में ही रखा जाए, उसे कारावास में ना रखा जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों का अभाव रहेगा, ठीक है? वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी राजशाही परिवार से आता हो, राजा-महाराजा के परिवार से आता हो, तो वो कुछ नहीं चलेगा। क्या होगा कि भाई विधि के किसी के भी पक्ष में विशेष अधिकारों का अभाव है। अच्छा, ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ, वो तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वो तो केवल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये सब हम कैसे बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, संविधान का अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता है? अंतिम रूप से व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, और कभी-कभी क्या है कि बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधानों के अलग-अलग आर्टिकल्स को पढ़ के, मतलब उनको ध्यान में रखते हुए, उस आर्टिकल का मीनिंग क्या है या उस संविधान में वो जो प्रोविज़न लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है, वो अपने डिसिजन्स में बताता है। तो वो अपने डिसिजन्स में जो बताता है, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, लॉ का रूप ही धारण कर लेता है, विधि का रूप ही धारण कर लेता है, और उसको भी हम क्या करते हैं, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक़्त उनको भी हम क्या करते हैं, ध्यान में लेके चलते हैं, ठीक है? तो एक तो सीधे-सीधे जो संविधान में लिखा हुआ है वो बात है। दूसरा क्या है कि किसी पर्टिकुलर जजमेंट में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो भी डिसीजन सुनाता है, जो भी चीज़ें सामने रखता है, वो भी हमारे लिए एक विधि का रूप ले लेती हैं, तो उनको भी हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम ये पढ़ रहे थे कि ये कि भई
किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों का अभाव होगा। उसी प्रकार से बी, बी क्या है कि भाई द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स, सभी व्यक्तियों का इक्वल सब्जेक्शन होगा, समान रूप से आरोपित होंगे उन पर। क्या चीज आरोपित होगा? ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स, मतलब कि जो साधारण विधियां हैं, ठीक है, तो ये जो साधारण विधियां हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए, साधारण विधियां जो है वो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगी, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। यहाँ पे एक कंसेप्ट आया है लॉ ऑफ लैंड का, लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड। तो ये लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आप गोवा में जाएंगे ना, गोवा में, तो वहां पे क्या होता है, एक उदाहरण है वो लॉ ऑफ लैंड का। उसका मतलब क्या है कि भाई जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, उस क्षेत्र में जो भी विधि कानून बना हुआ है, उसका पालन आपको, आप सबको करना पड़ेगा। जो भी इस क्षेत्र के अंतर्गत रह रहा है, उसका पालन सभी को ही करना पड़ेगा समान रूप से। जैसे गोवा के अंतर्गत क्या है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उनके सारे सिविल मैटर्स हैं कि विवाह किस तरीके से होना है, उत्तराधिकार किस तरीके से मिलना है, संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होना है। तो इस सिविल मैटर्स में क्या है, लगभग लगभग सब समानता है वहां पे, ठीक है। मतलब वहां पे लॉ ऑफ लैंड को फॉलो किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड के अंतर्गत कोई लॉ बना हुआ है और ये लॉ को सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, ठीक है। तो जो भी लॉ बना हुआ है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस लॉ को लागू करने पे, व्यक्तियों के ऊपर लागू करने के लिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो, ठीक है। मतलब सभी व्यक्तियों पर समान रूप से वो लागू हो, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ लैंड जो है वो सभी व्यक्तियों के ऊपर समान रूप से लागू हो या समान रूप से व्यवहार करे, ठीक है। ये होता है बी। उसी प्रकार से इसमें और हम पढ़ेंगे सी। इसमें और एक तीसरी चीज है, वो क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, विधि से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। जो विधि या कानून बने बने हुए हैं, उससे ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना ही अमीर या कितना ही गरीब क्यों ना हो, ठीक है? चाहे वो आपका कोई अधिकारी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, तो वो कोई भी व्यक्ति जो है वो विधि से ऊपर नहीं है, ठीक है? तो ये जो आपको ध्यान रखना है, जब आर्टिकल 14 में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता, तो उसके 3 मतलब है, एकदम आपको रट लेना है, ठीक है? 3 मतलब है, उसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव, पहला। दूसरा, कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, जो भी सामान्य विधियां या कानून बनी हुई हैं उस क्षेत्र में, उसको आरोपित करने के लिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है? किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, ठीक? तीसरा कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो विधि से ऊपर नहीं है, ठीक है? सबके सबके ऊपर जो है वो विधि जो है वो लागू होगी, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा विधायक, कितना ही बड़ा सांसद क्यों ना हो, ठीक है? तो ये आपका हो गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता। अब उसके बाद जो उसमें दूसरा कांसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
उसका मीनिंग क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि विधियों का समान संरक्षण। तो ये विधियों का समान संरक्षण उसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। तो उसका भी देखो, उसमें भी पहला पॉइंट समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? जैसे मान के चलो एक परिवार है, अब वहाँ पे उसमें 2 बच्चे हैं, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो काफ़ी कमज़ोर है और एक बच्चा जो है वो तंदुरुस्त है। अब उनकी माताजी जो हैं, वो मान के चलो दोनों को खाना खाने के लिए कुछ भी देती हैं, है ना? तो जो कमज़ोर बच्चा है, उसके लिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसको सामान्य रूप से जो खाना है उसके साथ दूध भी देना पड़ेगा या फिर जो और अन्य ज़रूरी चीज़ है, काजू, किशमिश, बादाम ये सब की चीज़ें देनी पड़ेंगी ताकि वो उसकी जो कमज़ोरी है वो दूर हो पाए और वो सस्टेन कर पाए, अच्छे से वो जी पाए, है ना? तो ऐसा करके वो कमज़ोर बच्चा है। और एक ही तरफ जो तंदुरुस्त बच्चा है, तो उसको क्या है कि उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट या अच्छा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उसको सामान्य खाना भी दिया जाए, सामान्य भोजन भी दिया जाए, तो अपना सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब समान परिस्थितियाँ हैं, मतलब 2 तंदुरुस्त बच्चा है, ठीक है? तो दोनों को समान रूप से ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक जो है, वो कमज़ोर है और एक जो है वो तंदुरुस्त है और इन दोनों को समान रूप से ट्रीट करते हो, तो यह उचित नहीं है, ठीक है? क्योंकि कमज़ोर को भी उतना ही खाना दोगे जो तंदुरुस्त को खाना दे रहे हो, तो हो सकता है कि कमज़ोर जो है उतने में वो सर्वाइव नहीं कर पाए और अ, दिक्कतें हो जाएँ फिर, ठीक है? तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब परिस्थितियाँ समान हो, जैसे कि 2 तंदुरुस्त है, तो जब परिस्थितियाँ समान हो, तब फिर समान व्यवहार करेंगे। लेकिन जब परिस्थितियाँ ही अलग-अलग हो तो वहाँ पे क्या है कि कुछ युक्ति युक्त विभेद किया जा सकता है, रीज़नल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है रीज़नफुल यानी कि जो युक्ति युक्त हो, तार्किक हो, तो इस प्रकार का विभेद जो है वो किया जा सकता है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो ये शब्दों को आपको ध्यान रखना है। तो समान परिस्थितियों में समान जो है वो व्यवहार जो है वो किया जाएगा, ठीक है? तो जो भी विधि के द्वारा हमें विधि के द्वारा जो भी विशेषाधिकार दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है व्यक्तियों को या फिर व्यक्तियों के ऊपर दायित्व आरोपित किए गए हैं, दायित्व आरोपित किए गए हैं। हमारे संविधान के द्वारा जो भी ये मान के चलो विशेषाधिकार दिए गए हैं या दायित्व व्यक्तियों के ऊपर आरोपित करे किए गए हैं, उन सब में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक? एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये बोलता है कि भाई सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। तो वही बात बोलना चाह रहा है कि जो सिमिलरली सिमिलरली सिचुएटेड है यानी कि जिनकी स्थिति जो है वो समान है, समान स्थितियों एक सेकंड समान स्थितियों के व्यक्तियों पर समान विधियों
का समान रूप से लागू होना, समान रूप से लागू होना। ठीक है, ये सारा कुछ आपको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी आपको केवल समझना है। ठीक है? तो ये तो जो है वो सीधे तौर पे समझ ही रहे हो कि भाई समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। समान विधि है, समान नियम है और व्यक्ति भी आपस में समान है, तो वो जो समान विधियाँ हैं वो समान रूप से सबके ऊपर लागू हों। ठीक है? समान स्थितियों पर व्यक्ति हैं, तो उन पर जितनी भी विधियाँ हैं हमारी, वो सभी समान रूप से लागू होंगी। तो वही इसका मतलब यही बोलना चाह रहा है कि जब सभी विधियाँ सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगी, वो कब होगी? जब परिस्थितियाँ समान हों, स्थितियाँ समान हों। लेकिन जब स्थितियाँ अलग-अलग हैं, तब वहाँ पे क्या हो सकता है कुछ अंतर आप कर सकते हो, कुछ विभेद कर सकते हो। ठीक है? और जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो आएगा, वो ये आता है कि तो जो समान है, समान व्यक्ति हैं या समान एक तरीके से बोलना चाहिए कि जो समान है मतलब समान स्थितियों में हैं, तो समान के साथ समान व्यवहार हो, समान के साथ समान व्यवहार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो लाइक है, अलाइक है मतलब कि एक समान है, उनको एक समान ही ट्रीट करना चाहिए, उनको एक समान ही ट्रीट करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है? तो यहाँ पे जब अब आरक्षण आरक्षण वाला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिकल 15, 16 ये सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सब का मतलब हमें समझ में आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। कि जैसे आप बोल रहे हो कि भई सबको यदि कोई समान है तो उसको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए। तो फिर जब सभी व्यक्ति भारत के सभी व्यक्ति समान हैं, तो फिर उनको आरक्षण जो है वो देके क्यों भेदभाव किया जाता है? ठीक है? तो वहाँ पे तो ये गलत हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है आर्टिकल 14 में कि जब परिस्थितियाँ समान हो, तब उनको समान रूप से ट्रीट करें। लेकिन परिस्थितियाँ या स्थितियाँ ही समान नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको हम समान रूप से ट्रीट करें। जैसे कि भई जो वंचित वर्ग हैं, वो बचपन से ही असुविधाओं में या अभावों में जीते हैं, ठीक है? तो उनके पास वो सारी सुविधाएँ, पढ़ाई के सोर्सेज़ सामान्यतः नहीं होती हैं, जो एक अमीर व्यक्ति के पास होता है, ठीक है? तो यदि हम इस स्थिति में एक अमीर के बच्चे को और एक गरीब के बच्चे को सेम ट्रीट करें और उनके लिए सेम प्रावधान रखें किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने का, तो हो सकता है ये हम उस गरीब व्यक्ति के प्रति क्या है एक भेदभाव तक कर रहे हैं फिर। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास तो वो सारे संसाधन उपलब्ध नहीं है जो एक अमीर व्यक्ति के पास है। उस गरीब व्यक्ति के पास कोई कोचिंग उपलब्ध नहीं है। गरीब व्यक्ति के पास वो सारे महँगे-महँगे पुस्तकें उपलब्ध नहीं है जिससे कि एक अमीर व्यक्ति पढ़ के पास हो जाता है। ठीक है? तो ऐसे स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीब व्यक्ति को मान के चलो कि दिन में काम भी करना पड़ता है, गरीब व्यक्ति के बच्चे को, जबकि अमीर व्यक्ति दिन भर पढ़ाई करते रहता है, ठीक है? तो ऐसी स्थितियाँ जो है वो असमान है। तो जब समान स्थितियाँ होंगी, तब समान व्यवहार करो। तो ये कहलाएगा क्या कहलाएगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, ठीक है? लेकिन यदि परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, तो उनमें क्या है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि भई युक्ति युक्त जो क्लासिफिकेशन है वो किया जा सकता है। जो युक्ति युक्त क्लासिफिकेशन है, युक्ति युक्त वर्गीकरण है वो किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है, वो उचित है या नहीं उचित है? ठीक है? उसका निर्धारण जो है, वो केस बाय केस मामले में सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि भाई कोई जैसे मान के चलो कि किसी राज्यों में किसी पर्टिकुलर सेक्शन को और आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो गई।
ठीक है? तो वो जो 50% से सीमा से आरक्षण ऊपर हो गई, तो ये रीज़नेबल है कि नहीं, युक्ति-युक्त है कि नहीं, इसका निर्धारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है? स्थितियों और परिस्थितियों को देख के। जैसे मान के चलो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मान के चलो ये भुजिया जनजाति है। अब भुजिया जनजाति जो है वो अ, इतनी वो है क्या है इतनी कमज़ोर है या इतनी पिछड़ी हुई है कि उनको ये स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है कि वो सर्वाइव ना कर पाएँ, ठीक है? इतने गरीब हैं कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएँ। तो मान के चलो राज्य सरकार ऐसा कोई स्पेशल ऑर्डर ले आती है, ऐसा स्पेशल विधि बना देती है कि भई 5% जो सीटें हैं सीजीपीएससी की वो अलग से हम इनको देते हैं या 2% 3% सीटें जो है अलग से सीजीपीएससी की जो है वो इनके लिए आरक्षित करते हैं। तो और ये 50% का जो अभी तक वर्तमान में कैप लगा हुआ था रिजर्वेशन में, उससे ऊपर हो गया मान के चलो, ठीक है? तो ये उचित है कि नहीं है, उसका निर्धारण कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है? तो ये हो गया एक रीजनल क्लासिफिकेशन। तो अभी आपको बस 2 चीज़ें समझनी है, इतना समझाने का कारण यही था कि आपको समझ में आए कि ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, विधियों का समान संरक्षण, वो क्या चीज़ को समझाता है? विधियों का समान संरक्षण इस बात को समझाता है कि भाई यदि व्यक्तियों की परिस्थितियाँ समान हैं, तो उन्हें समान रूप से ट्रीट करो। तो वो ठीक है। लेकिन जब परिस्थितियाँ समान नहीं हैं, असमान हैं, अलग-अलग हैं, तो ऐसी स्थितियों में उनका क्या किया जा सकता है? रीज़नेबल रीज़नेबल तार्किक रूप से उनमें विभेद किया जा सकता है, तार्किक रूप से उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है या अ, अंतर किया जा सकता है और ये जो अंतर है, वो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होनी चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटेलिजिबल 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 डिफरेंशिया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विवेकपूर्ण विवेकपूर्ण अंतर या विभेद, विवेकपूर्ण विभेद। तो विवेकपूर्ण विभेद जो है वो किया जा सकता है। कभी भी अब आप ध्यान रखना कि अरे हमारे आर्टिकल 14 में तो लिखा है कि विधि के समक्ष सब समान है। तो फिर ये कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार क्यों? महिलाओं के लिए अलग से कभी-कभी हम देखते हैं राज्यों में रिजर्वेशन हो जाता है विकलांगों के लिए या जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनके लिए बसों में अलग से सीटें आरक्षित की जाती हैं। ठीक है कि भई यहाँ पे सीनियर सिटीज़न ही बैठेंगे। तो ये तो विधि के समक्ष जो समता है उसके विरुद्ध हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं। हमारे आर्टिकल 14 में केवल विधि के समक्ष समता वाला बात नहीं है, बल्कि विधियों का समान संरक्षण वाली बात भी है और विधियों का समान संरक्षण वाली बात के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जो समान स्थितियों पे हैं, उनको समान ट्रीट करेंगे। लेकिन जो असमान स्थितियों पे हैं, उनके लिए हम कुछ तार्किक रूप से कुछ विभेद कर सकते हैं, रीज़नेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, विवेकपूर्ण विभेद कर सकते हैं। ठीक? अब यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं है? ठीक? तो आ गई होगी, किसी को कोई डाउट होगा अभी भी तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है मतलब वो मना ही करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो विधि के ऊपर नहीं है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। तो बार-बार ये नहीं, नहीं शब्द वाला आ रहा है, ठीक है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक नकारात्मक वो है, अवधारणा है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एक सकारात्मक अवधारणा है। क्यों सकारात्मक अवधारणा है? क्योंकि भाई वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की बात करता है, विवेकपूर्ण विभेद की बात करता है, ठीक है? यदि किसी किसी को हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उनकी स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से, तो वो हम दे सकते हैं। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है,
ठीक है? तो ये पूछा कभी-कभी स्टेटमेंट में पूछ देता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ पॉजिटिव है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विधियों का समान संरक्षण पॉजिटिव है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से कभी-कभी स्टेटमेंट में बना के दे देता है। यूपीएससी में साधारणतः इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो उसी रास्ते पे सीजीपीएससी भी चल रहा है तो आप समझ लिए ये बात को, ठीक है। बाकी देखो, मेरा काम है समझाना और जो लिखा हुआ है विभिन्न आर्टिकल्स में, वो तो आप कहीं से भी देख के याद कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? तो वो चीज़ वो मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, जो कि एक समझाने वाला व्यक्ति सही तरीके से समझा सकता है ना? पढ़ने वाला जो है, वो लिखी हुई चीज़ को आसानी से पढ़ लो, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ समझाने वाली बात होती है, तो ओ समझाने वाले का कर्तव्य यही है कि भई कोई लिखा हुआ चीज़ है, उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, उनको वो अच्छे से समझा दे। जी, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 में और इसमें तो वैसे कोई और अलग कुछ बचा नहीं है। इसमें एक और चीज़ ये है कि देखिए, हम जो बोलते हैं ना कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है या रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये जो है ये जो रूल ऑफ लॉ है वो आर्टिकल 14 से ही संबंधित है। आर्टिकल 14 से ही संबंधित है। कैसे पूछो? अभी जब मैं आपको बताया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसमें जो सी नंबर का बिंदु बताया था, उसमें मैं बोला था कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो विधि से ऊपर नहीं है। विधि से ऊपर नहीं है का मतलब क्या है? कि भई चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाए, चाहे वो विधायक, सांसद कुछ भी क्यों ना रहे, वो जो जैसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उससे ऊपर नहीं है। मतलब हमारे यहाँ शासन किसका है? हमारे यहाँ शासन जो है, वो लॉ का है, रूल ऑफ लॉ है और इसको रूल ऑफ लॉ को हमारे संविधान ने क्या किया है, एक बेसिक स्ट्रक्चर सॉरी हमारे रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि क्या हुआ है? आधारभूत अवसंरचना, हिंदी में इसको बोलते हैं आधारभूत अवसंरचना या आधारभूत सिद्धांत, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इसे घोषित किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और आपको पता होगा कि कोई भी ऐसे प्रोविजन को जिसे सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में घोषित कर दे, तो संसद चाहे कितना भी कुछ कर ले, उसे बदल नहीं सकती। बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान का कुछ-कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, उनको उनको संसद जो है वो चाह के भी नहीं बदल सकती। यहाँ तक कि संशोधन करके भी नहीं बदल सकती, संविधान में संशोधन करके भी नहीं बदल सकती। तो ऐसा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो आर्टिकल 14 में जो बात लिखी हुई है, वो इस बात की ओर इंगित करती है कि हमारे यहाँ भारत में क्या है? रूल ऑफ लॉ है, विधि का ही शासन है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद आते हैं इसके कुछ-कुछ एक्सेप्शंस में, कुछ-कुछ अपवादों में, ठीक है? तो ये अपवाद मतलब क्या? अभी मैं आर्टिकल 14 में जैसे बताया कि कोई भी विधि से ऊपर नहीं है और सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इस तरीके से मैं बताया। लेकिन हम हमारे संविधान के जब कुछ उपबंधों को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए कुछ पर्टिकुलर जो है वो विशेष प्रावधान किया गया है। तो वो प्रावधान क्या है, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये सब सारा कुछ मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरा काम बस यहाँ पे समझाना है, ठीक है? तो देखिए, पहला नंबर का जो विशेष अधिकार किसी को दिया गया है, वो किसे दिया गया है कि आर्टिकल 361 हम जब देखेंगे, आर्टिकल 361 ठीक है? तो उसमें क्या लिखा गया है? आर्टिकल 361 में हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यानी कि भारत का प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल। स्टेट के गवर्नर मतलब यहाँ पे स्टेट मतलब बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ। बाउंड्री मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, तो ये सब राज्यों का जो गवर्नर होते हैं, ठीक है? तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो वो क्या-क्या विशेष अधिकार हैं? तो वो विशेष अधिकारों में पहला देख लेते हैं कि
इसको हिंदी में ये ऐसा बोलना चाहिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में, ध्यान रखिएगा अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है? अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए या कोई निर्णय वो करता है या कोई कार्य करता है तो उस लिए गए निर्णय के लिए या किए गए कार्य के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर को ना इतनी इम्यूनिटी यानी कि छूट दी हुई है कि एक डिग्निटी के साथ, भई वो इतने बड़े पद पर है, राष्ट्रपति जो है इतने बड़े पद पर हैं और उसके ऊपर ही हम कोर्ट में केस चलाते रहेंगे, ठीक है? तो वो एक तरीके से उसकी डिग्निटी जो है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि हमारे देश का वो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, उनके लिए कुछ स्पेशल विशेषाधिकार दिए गए हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए, ठीक है, कोई कार्य कर रहा है, उसके द्वारा किया गया कोई कार्य है या लिया गया कोई निर्णय है, ठीक है, लिया गया निर्णय, तो उन किए गए कार्य या लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता, ठीक है? अब जैसे राष्ट्रपति जी ने ये निर्णय लिया कि हमको इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है, ठीक है? तो उसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इज़राइल का समर्थन करना है, क्योंकि इज़राइल जो है वो अ, भारत के साथ अभी अच्छे संबंध में है, भारत को सिक्योरिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से प्रेसिडेंट जी ने कभी स्टेटमेंट दे दिया कि भई इज़राइल के साथ किया गया ये जो व्यवहार है वो गलत है या फ़िलिस्तीन वालों को या मतलब हमास के जो आतंकवादी संगठन हैं, उनको इज़राइल के ऊपर कोई भी रॉकेट वगैरह नहीं दागने चाहिए थे, इस तरीके से। तो वो उनके द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा अपने पद पर रहते हुए कोई भी कार्य किया जाए या कोई निर्णय लिया जाए, तो उसके ऊपर हम केस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? कि नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से, ठीक? तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं इसी में दूसरा क्या उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है, ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं और गवर्नर है, इनके विरुद्ध जब ये अपने ऑफिस में है मतलब अपने कार्यकाल में है मतलब कि वो जब राष्ट्रपति हैं या फिर गवर्नर हैं, तो उनके कार्यकाल के दौरान कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जब कोई गलत काम करता है, ठीक है? तो वो 2 प्रकार से हो सकता है। केस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिविल केस होता है और एक क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस मतलब क्या होता है? सिविल केस मतलब ये होता है कि पैसे के लेन-देन से संबंधित कोई विवाद है, रिश्ते-नातों से संबंधित कोई विवाद है, उत्तराधिकार से संबंधित कोई विवाद है, विवाह संबंधी कुछ विवाद है, ठीक है? ये सारे सिविल मैटर्स हैं। इनमें क्या किया जाता है, क्षतिपूर्ति की माँग की जाती है या फिर इस प्रकार के केस में जो वादी पक्ष होता है, जो कंप्लेन करने वाला तो होता है, ठीक है? वो क्या करता है या तो किसी क्षतिपूर्ति या आर्थिक क्षतिपूर्ति की माँग करता है, ठीक है? लेकिन जो क्रिमिनल केस जैसे कि किसी की हत्या कर दी गई है या किसी के साथ दुष्कर्म कर दिया गया है, तो ये सब जो है वो क्रिमिनल केसेज़ होता है। तो ये क्रिमिनल केस में क्षतिपूर्ति के साथ-साथ क्या किया जाता है जो ये काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको दंड भी दिया जाता है। दंड इस तरीके से दिया जाता है कारावास वगैरह हो गया, है ना? तो इस प्रकार से दंड दिया जाता है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इस तरीके से जो हमारा प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, उसके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो अपने पद पर रहते हुए उसे उनके ऊपर नहीं चलाई जा सकती। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग राष्ट्रपति और गवर्नर के पद पर रहते हुए उन पर नहीं चलाई, कि उनके पद की जो गरिमा है, वो बनी रहे, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। उसी प्रकार से और क्या-क्या इम्यूनिटीज़ दी गई हैं उनको?
उनके कार्यकाल के दौरान, तीसरा क्या है, उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी जो कोर्ट है, कोई भी कोर्ट उनके कार्यकाल के दौरान उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए या बंदी बनाने के लिए कोई भी आदेश नहीं दे सकती। गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकती, ठीक है? उनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है? ये हो गया, ये इम्यूनिटी दिया गया है। और क्या दिया गया है कि कोई सिविल प्रोसीजर भी उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता उनके कार्यकाल के दौरान। तो ये सिविल प्रोसीजर मतलब दीवानी मामले अभी मैं बताया, ठीक है? सिविल प्रोसीजर जो क्या होता है कि लेन-देन से संबंधित या वैवाहिक संबंधों में उपजे विवाद से संबंधित या संपत्ति के बँटवारे से संबंधित, ये सारे ऐसे जो विवाद होते हैं वो सिविल केसेस के अंतर्गत आते हैं। तो उनके ऊपर सिविल प्रोसीजर भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता सामान्य रूप से। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि उन पर सिविल केस जो है वो चलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जाता है कि उन्हें उन्हें क्या किया जाता है कि 2 माह पहले ही यह सूचना दी जाती है। 2 माह पहले ही सूचना दी जाती है कि भई इस तरीके से आपके ऊपर इस तरीके से सिविल केस आया है करके। तो वो कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है? तो ये बात जो है वो आपकी क्लियर हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कुछ-कुछ इम्यूनिटीज़ हमारे संविधान के प्रावधानों में किन्हीं-किन्हीं को दी गई है। जैसे कि आपका ये पहला हुआ गवर्नर और प्रेसिडेंट। तो उसी प्रकार से और किनको-किनको इम्यूनिटी दी गई है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यदि बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि क्या हुआ संविधान के सॉरी संसद के सदस्य। तो कभी कुछ-कुछ परिस्थितियों में जो संसद के जो सदस्य हैं, उनको भी क्या दी गई है? इम्यूनिटी दी गई है। तो वो इम्यूनिटी यानी कि कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, वो क्या है? कि वो संसद के अंदर बहस के दौरान या किसी विषय पर चर्चा करने के दौरान उसके द्वारा कही गई बातों कही गई बातों संसद के अंदर किसी उसके मेंबर के द्वारा कही गई बातों या दिए गए किसी मत या दिए गए किसी मत कोई वोट वो किसी को देता है या कोई विचार रखता है, ठीक है? किसी को भी देता है वोट अपने इसमें तो उसके द्वारा कही गई बातों या दिए गए मत, इनके आधार पर कोर्ट में कोई भी कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हो सकती। ये आर्टिकल 105 में हमको मिल जाएगा। ठीक है? मतलब संसद का कोई मेंबर संसद के अंदर कार्यवाहियों में भाग लेता है, भाषण देता है, ठीक है? तो उनके द्वारा यदि मान के चलो कुछ उल-जुलूल ऐसा कुछ कर बोल दिया गया, तो उसके ऊपर कार्यवाही करने का अधिकार किसको होता है? स्पीकर को होता है। स्पीकर यानी कि उस पर्टिकुलर सदन के सभापति का होता है। जैसे लोकसभा में जो हेड होता है, वो कौन होता है? स्पीकर होता है, उसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा में जो हेड होता है उसे सभापति कहते हैं। सभापति सामान्यतः उपराष्ट्रपति होता है और एक उपसभापति भी होता है, ठीक है? तो ये बात है मतलब संसद के अंदर कोई मेंबर के द्वारा कही गई बातों का या फिर दिए गए उसके मत के आधार पर कोर्ट में कोई भी क्या किया जा सकता है प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। हाँ, उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना है तो उस सदन का जो अध्यक्ष है वो ले सकता है, ठीक है? लेकिन बाकी और कोई नहीं कर सकता। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जिस प्रकार से मैं संसद के सदस्य के बारे में बताया, तो यही सेम चीज़ विधानसभा के सदस्य के बारे में भी लागू होती है। ठीक है? तीसरे नंबर पे ये विधानसभा के सदस्य के ऊपर भी लागू होती है कि विधानसभा का कोई सदस्य है, ठीक है? विधानसभा का कोई सदस्य है, उस अपनी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जो कुछ भी वो बोलता है, अपना मत या विचार व्यक्त करता है, वोट देता है, तो उसके संबंध में भी उसके ऊपर कोर्ट में कोई भी कार्यवाहियाँ नहीं की जा सकती, ठीक है? तो ये सब अपवाद क्यों है? क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करता है, गलत बोलता है, तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट में केसेस किया जा सकता है। लेकिन ये व्यक्ति लोग जो है संसद के मेंबर हो या विधानसभा के मेंबर हो, वो कुछ भी अंड-संड कुछ भी गलत बोले, लेकिन किसके अंदर? संसद के अंदर बोले, ठीक है? तो वहाँ पे उनके खिलाफ कोर्ट में कोई केस नहीं चलेगा।
ठीक है? उसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि जो बोलना चाहिए कि फॉरेन एम्बेसडर हैं, विदेशी राजदूत हैं, जो हमारे देश में रह रहे हैं, जैसे अमेरिका के राजदूत रह रहे हैं, ठीक है? या फ्रांस के या रशिया के, तो विदेशी राजदूत रह रहे हैं या डिप्लोमेट कोई रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल या सिविल मैटर्स हमारे यहाँ के कोर्ट में नहीं चला सकते हम। क्रिमिनल या सिविल मैटर्स का सिविल प्रोसीजर जो है, उनके ऊपर नहीं चला सकते, ठीक है? किनके ऊपर? जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे रह रहे हैं या फॉरेन एम्बेसडर वगैरह यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? उनके ऊपर हम इस तरीके से कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर नहीं चला सकते। प्रारंभिक तौर पे यदि वो कुछ गलत करते हैं तो उनके देश में जैसे अमेरिका का वो आया हुआ है, तो वो अमेरिका को इसके विरुद्ध कंप्लेंट किया जाएगा कि भाई आपका इस व्यक्ति का जो कुछ भी ये एक्शन है वो उचित नहीं है, तो आप इनके ऊपर कार्यवाही करें, ऐसा करके हम उनको बोल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस डिप्लोमेट के ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चलाई जा सकती, ऐसा प्रावधान है। ऐसा प्रावधान लगभग-लगभग सभी देशों में ही है कि भाई कोई विदेशी राजदूत है जो उनके जैसे अमेरिका में ही भारत का कोई राजदूत रह रहा है, तो अमेरिका ऐसा नहीं करेगा कि उसको पकड़ लेगा और जेल-वेल में डाल देगा, ऐसा नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं कर सकते। इम्यूनिटी दी गई है, छूट दी गई है, ठीक है? उसी प्रकार से जो भारत के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ या उसकी कोई एजेंसी होगी, ठीक है? उनको भी क्या किया गया है इस तरीके के इसमें छूट प्रदान की गई है, ठीक है? कैसे छूट प्रदान की गई है? कूटनीतिक छूट प्रदान की गई है कि भाई यहाँ पे वो यदि यूएनओ के कोई मेंबर या फिर यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ या उनकी एजेंसी के मेंबर यहाँ पे आके अपना कुछ-कुछ कार्यवाहियाँ करते हैं, ठीक है? तो उनको हम उठा के जेल में नहीं डाल सकते, उनको ये सब बातों से इम्यूनिटी दी गई है। और एक अंत में इम्यूनिटी आता है किसके बारे में? आर्टिकल 31 सी के बारे में। तो वो जब आगे हम बढ़ेंगे 31 तक आएँगे तो उसको पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन अभी इम्यूनिटी क्या दिया गया है उसको थोड़ा-सा बस चर्चा कर लेते हैं। उन्हें क्या छूट दी गई है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान में 25वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, सन 1971 में। ठीक है, 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था और इसमें क्या है ना, इसके द्वारा आर्टिकल 31 सी जोड़ा गया था। आर्टिकल 31 सॉरी आर्टिकल 31 सी जोड़ा गया था इस तरीके से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 31 सी। तो ये आर्टिकल 31 सी क्या बोलता है कि यदि संसद कोई भी ऐसा विधि बनाती है, कानून बनाती है, संसद कोई भी ऐसा विधि बनाती है या कानून बनाती है, जो कि आर्थिक संसाधनों का समतापूर्ण या समतापूर्वक वितरण करे, लोगों में आर्थिक संसाधनों का समतापूर्वक वितरण करे या फिर आर्थिक संसाधनों के संपत्तियों के केंद्रीकरण को रोके। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति या लोगों के एक समूह के पास ही देश की बहुत सारी संपत्ति हो जाए या आर्थिक संसाधन हो जाए। तो ये सबको रोकने के लिए यदि वो कानून वगैरह बनाती है या फिर आर्थिक संसाधनों के सभी लोगों में समतापूर्वक वितरण को लेके कानून बनाना चाहती है, तो उसको इस आधार पे निरस्त नहीं किया जा सकता या इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 का क्या करती है? उल्लंघन करती है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है। ऐसा करके इस आधार पे उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे वही एक उदाहरण मैं आपको बताया था इसके पहले भी बताया था कि जमींदारों से कुछ उनकी ज़मीनें छीन के गरीबों में बाँटी जा रही थी। तो एक तरीके से ज़मीन एक तरीके से आर्थिक संसाधन है, उसमें लोग जो है खेती-वेती करके अपना उपज प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से संसाधनों का जब उचित वितरण किया जाए, संसाधनों का यदि उचित वितरण किया जाए लोगों के बीच,
तो इस आधार पे उसे चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में कि वो आर्टिकल 14 का क्या करता है, उल्लंघन करता है, विधि के समक्ष समता का उल्लंघन करता है। ऐसा करके यह बोल के उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है? तो ये बात आर्टिकल 31C में लिखी हुई है। ठीक है? तो संविधान में ही लिख दिया गया है इस बात को। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, यदि संविधान में लिखा हुआ है, तो ये बात को हम मानेंगे। लेकिन इसके पहले 31C नहीं था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बार-बार अपने निर्णयों में एक तरीके से जो लिखी हुई बात थी पहले से उसके फेवर में रहती थी। लेकिन जब 31C में ही ऐसा लिख दिया गया कि भई इस तरीके से जब आर्थिक संसाधनों का समतापूर्ण वितरण के लिए कोई कानून या विधि बनाई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है। ठीक है? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान में ऐसे भी प्रोविजंस हैं, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता को क्या करता है, उसका उल्लंघन करता है। लेकिन हमारे संविधान में उसको कुछ विभिन्न कारणों की वजह से उसे अलाउ किया गया है, ठीक है? अलाउ किया गया है, उसे वैध ठहराया गया है, ठीक है? तो ये हो गया आर्टिकल 14। इसके ऊपर आर्टिकल 14 में कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, बस आर्टिकल 14 में उतना ही है और टेक्स्ट उसका क्या है, शब्दों के माध्यम से क्या-क्या जो है वो पढ़ना है या आपको याद रखना है, वो सारे शब्द मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी एक बार आप जो हमारा टेक्स्ट बुक है, जिसको मैंने शेयर भी कर दिया है आपसे वहाँ पे टीचमेंट ऐप पे, तो वहाँ से आप उसको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है? बाकी जो उनके अंदर समझने वाली जो चीज़ है, वो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल 15 में, ठीक, आर्टिकल 15 में आते हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट होगा इससे संबंधित? इससे संबंधित किसी को कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। क्या बोले? कूटनीतिक छूट यानी कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेट्स किसे कहा जाता है? डिप्लोमेट मतलब वो एक्चुअली वो डिप्लोमेट इंग्लिश में है उसका शब्द। डिप्लोमेट्स किसे कहा जाता है? कि भई कोई फॉरेनर्स हैं, वहाँ पे यहाँ पे इंडिया में आया हुआ है वो, ठीक है? तो उन्हें डिप्लोमेट्स भी कहते हैं। एक तरीके से जो कि राजनीतिक जो राजनीतिक नियम कानून है या फिर राजनीतिक बोलना चाहिए कि निर्णय है, वो सब लेते हैं। जैसे अमेरिका का कोई डिप्लोमेट यहाँ पे है और भारत में किसी विषय से संबंधित कोई विवाद हो गया, जिसमें अमेरिका संलिप्त है, ठीक है? तो लोकल तौर पे ये जो डिप्लोमेट है, वो निर्णय ले सकता है उसपे। ये जो डिप्लोमेट है या कूटनीतिक निर्णय है, तो ये डिप्लोमेट्स जो भी निर्णय लेंगे, तो उसके आधार पे ऐसा नहीं है कि उनको उठा के हम जेल में डाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो डिप्लोमेट्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो है कूटनीतिक इम्यूनिटी या फिर उसे कूटनीतिक छूट बोलते हैं। यानी डिप्लोमेट्स को जो छूट दिया गया है। ठीक। और कुछ? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 में आते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आर्टिकल 15 में ये बोल रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं RRCSP ठीक है रिलीजन रेस रिलीजन मीन्स क्या होता है धर्म रेस मतलब क्या होता है मूल वंश किस रेस का है कुछ कौन से वो मूल वंश का है ठीक है कास्ट यानी जाति सेक्स यानी कि लिंग प्लेस ऑफ बर्थ मतलब क्या होता है निवास स्थान सॉरी जन्म स्थान ठीक है तो इनके आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा द स्टेट shall not discriminate against any citizen on grounds of only religion, race, caste, sex, place of birth और any of them. तो यहाँ पे देखिए इसका बहुत ज्यादा मीनिंग है जब हम अभी रिजर्वेशन की बात करेंगे ना तो बार बार ये जो आर्टिकल 15 का जिक्र आएगा ही आएगा ठीक है तो इधर आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन ग्राउंड्स ओनली मतलब
केवल इन आधारों पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम, इनके आधारों पे, केवल इनके आधारों पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है? यहां पे इस आर्टिकल में प्लेस ऑफ रेसिडेंस लिखा है क्या? प्लेस ऑफ रेसिडेंस लिखा है क्या? प्लेस ऑफ रेसिडेंस लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं, केवल उनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन इनके अलावा कोई और चीज है, जैसे कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है? उसके आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। उसमें उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आर्टिकल 15 में ही अभी पढ़ेंगे कि जो शिक्षा की संस्थाएँ हैं, शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, उनमें कुछ जैसे कि तेलंगाना वगैरह में है, आंध्र प्रदेश में है कि शैक्षणिक संस्थानों में वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, उनके लिए एक तरीके से रिजर्वेशन करके रखा गया है कि भाई आप 80% सीटों पर यहाँ के लोकल लोग ही यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसा करके। ठीक है? तो एक लोकल रिजर्वेशन कहा गया। तो वो किस आधार पे किया गया है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पे किया गया है। मतलब निवास स्थान के आधार पे किया गया है वो डिस्क्रिमिनेशन, तो वो जो है वो लीगल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पे नहीं कर सकते करके। यहाँ पे केवल ये लिखा है कि रिलीजन के आधार पे नहीं कर सकते, है ना? धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, मूल वंश के आधार पे नहीं कर सकते, जाति के आधार पे नहीं कर सकते, लिंग के आधार पे नहीं कर सकते और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पे नहीं कर सकते। लेकिन निवास स्थान के आधार पे तो कर सकते हैं, तो कर दिया उन्होंने, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो यहाँ पे देखो सिटीजन वाली बात लिखी है, मतलब कि आर्टिकल 15 जो है वो किनके ऊपर लागू होता है? सिटीजन के ऊपर लागू होता है। मतलब अभी हम आगे देखेंगे आर्टिकल 15 में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे रिजर्वेशन दिया गया है कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, ठीक है? तो ऐसे किनको दिया जा सकता है? केवल सिटीजन को दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 वाली जो बात है वो सिटीजन के ऊपर लागू हो रही है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं हो रही है। आर्टिकल 14 वाली जो बात है वो किसी भी पर्सन के ऊपर लागू है, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, ठीक है? लेकिन जो आर्टिकल 15 वाली बात है केवल और केवल सिटीजन को के ऊपर ही लागू है। मतलब यदि आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो सिटीजन को ही दे सकते हैं, भारत के नागरिक को ही दे सकते हैं। वो बाहर से अमेरिका से या फिर वो कहीं केन्या वेन्या से आया हुआ कोई आदिवासी है उसको रिजर्वेशन नहीं देना है, ठीक है? हमारे भारत के सिटीजन को ही देना है। तो ये देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो चीजों को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। शुरुआत में जब फंडामेंटल राइट्स का जब हम शुरुआत करेंगे तो वहां पे शुरुआती इसमें हमको समय देना पड़ेगा समझने के लिए, नहीं तो वो चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब एक बार समझ में आ जाएंगी उसके बाद तो ये आर्टिकल्स तो एक एक स्टेटमेंट होते हैं, उसको तो आसानी से समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है, ठीक है? तो हम समझने वाला काम ही अभी कर रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं ये क्या लिखा है। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटीज, लाइबिलिटीज, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि किसी भी सिटीजन को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, इसके आधार पर ये ये चीजों से क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या चीजों से भेदभाव नहीं किया जाएगा? एक्सेस टू शॉप, मतलब कोई भी जाति, धर्म, लिंग का व्यक्ति हो, कहीं भी जन्म स्थान का व्यक्ति हो, वो किसी भी शॉप, किसी भी दुकान में शॉप वगैरह में जाके सामान खरीद सकता है, ठीक है? किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खा सकता है, किसी भी होटल में जाके खाना खा सकता है, रह सकता है ना? प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट का कोई प्लेस है, कोई गार्डन है, ठीक है? तो ये सब में जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि कुछ-कुछ जगहों में हमारे भारत में क्या किया जाता था कि जो वंचित वर्ग के लोग थे, उनके साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाता था।
कि भाई वो किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं जाएँगे या किसी सार्वजनिक स्थान का जो पानी है, वहाँ पे वो नहीं पिएँगे। तो इस मतलब कभी हमारे इतिहास में हम जब देखेंगे, तो कहीं-कहीं पे इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, छुआ-छूत वाली कोई भी भावना ना हो, तो इस तरीके की बात को हटाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कोई भी सिटीज़न भारत का वो किसी भी शॉप में जा सकता है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है, होटल में जा सकता है या किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह में जा सकता है, ठीक। और क्या लिखा हुआ है बी में? यूज़ ऑफ किसी भी कुएँ का प्रयोग कर सकता है, किसी भी टैंक का प्रयोग कर सकता है, किसी भी बाथिंग घाट नहाने के स्थान का प्रयोग कर सकता है, रोड का प्रयोग सार्वजनिक तौर पे कर सकता है, ठीक है? प्लेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट पब्लिक रिसॉर्ट जो होता है जो लोगों के पब्लिक रिसॉर्ट मतलब क्या होता है? सार्वजनिक रूप से ठहरने की जहाँ पे व्यवस्था होती है। जैसे आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं और सार्वजनिक रूप से ठहरने की वहाँ पे कोई व्यवस्था है, कोई छाया वाला एरिया है, कोई शेड-वेड बना के रखा गया है, ठीक है? तो ये सब पब्लिक रिसॉर्ट वगैरह हैं, ठीक है? तो ये जितने चीज़ भी हैं, वो जिनको सरकार जो है वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, होली या पार्टली सरकार जो है वो उनको क्या कर रही है? फंड दे रही है डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थान जिसको मेंटेन करने के लिए सरकार जो है अपना फंड दे रही है, ठीक है? या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो ऐसे किसी भी स्थान पर जाने के लिए चाहे वो टैंक हो, चाहे वो कुआँ हो, ठीक है? चाहे वो बाथिंग घाट हो, तो इन स्थानों पर जाने के लिए किसी भी व्यक्तियों के ऊपर इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो पर्टिकुलर धर्म का है या पर्टिकुलर मूलवंश का है या पर्टिकुलर जाति का है या पर्टिकुलर लिंग का है या पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ का है। ठीक है? इस आधार पे उनके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन मान के चलो मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे घर के अंदर मेरा कुआँ है, ठीक है? या फिर मेरा खुद का जो है वो टंकी बनवाया हूँ मैं, उससे मैं पानी यूज़ करता हूँ, ठीक है? मेरे खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो, तो मैं उसमें किसी बाहरी व्यक्ति को आने से मना कर सकता हूँ। ठीक है, वो चलेगा, लेकिन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक स्थान है, कोई सार्वजनिक टैंक है, कोई सार्वजनिक कुआँ है, सार्वजनिक नहाने का स्थान है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किनके आधार पे? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है? हो गया। अच्छा, अब आर्टिकल 15 का ही क्लॉज़ 3 पढ़ते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ तो हमने ये लिखा है कि लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? तो मान के चलो सरकारें कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ करती है कि भाई लिंग के आधार पे मतलब कि मान के चलो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर देती है कि न जैसे सिंपली अपन ये बोल दें कि कोई भी उदाहरण ले लेते हैं कि उनके लिए विशेष प्रावधान करते हुए मैटरनिटी पीरियड में मातृत्व काल के दौरान उन्हें मान के चलो कि 24 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है। ठीक है? 24 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है और 24 हफ्ते की छुट्टी सरकारी नौकरी में दी जाती है और इसके उसमें उनको सैलरी भी दी जाएगी। छुट्टी दी गई है मतलब काम नहीं करेंगे, लेकिन उनको सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है? काम नहीं कर रहे हैं फिर भी सैलरी दी जाएगी। ऐसा सरकार ने नियम बना दिया है और ये सही बात भी है कि भाई अपने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से वो जो है उनको इस तरीके से सुविधा देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो क्या इसको ये माना जाएगा क्या कि अरे ये तो सरकार लिंग लिंग के आधार पे भेदभाव कर रही है? नहीं यदि महिला को छुट्टी दे रही है तो पुरुषों को भी मातृत्व काल में जो है वो छुट्टी देनी चाहिए या पितृत्व काल में छुट्टी देनी चाहिए। तो नहीं, ऐसा ये जो क्लासिफिकेशन है या विभेद है वो रीज़नेबल है, ठीक है? रीज़नेबल है मतलब कि तार्किक है क्योंकि ऐसा उन दोनों में जैविक डिफरेंसेस हैं, भई मेल और फीमेल में जैविक डिफरेंसेस हैं, इस वजह से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मतलब यही बोलना चाह रहा है कि यदि वीमेन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए जाते हैं, ठीक है? या फिर बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए जाते हैं, ठीक है? तो उसको इस आधार पे चुनौती नहीं दिया जाएगा कि भई ये तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, फिर आर्टिकल 15 का ही क्लॉज़ 4 पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? नथिंग इन दिस आर्टिकल इस आर्टिकल में लिखी हुई कोई भी बात
और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, ये आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो बात की बात है, अभी फिलहाल इसी आर्टिकल पे रहते हैं। shall prevent the state from making any special provision for advancement of socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribes। तो ये यही बात बोल रहा है रिजर्वेशन का आर्टिकल 15(4), ठीक है, मतलब आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत लिखी हुई कोई भी बात, आर्टिकल 14 के अंतर्गत लिखी हुई कोई भी बात जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मतलब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए क्लासेस हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, तो उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए यानी कि उनके उत्थान के लिए यदि स्टेट यानी कि सरकार कोई प्रोविजन करती है तो इस आधार पे उसे चुनौती नहीं दी जाएगी या निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, सॉरी आर्टिकल इसका मतलब आर्टिकल 14 का बोलो या आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है, ठीक है, क्योंकि पहले तो आर्टिकल 15 में केवल ये 3 चीजें लिखी हुई थी 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो जब एससी एसटी को रिजर्वेशन प्रारंभ में दिया गया ना तो ये इस आधार पर इसको कोर्ट में चुनौती दी गई कि भाई ये आर्टिकल 15 का क्या करता है, उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 तो शैक्षणिक संस्थानों में अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, आर्टिकल 15 जो है वो किसी भी प्रकार के विभेद, कास्ट के आधार पर भी विभेद करने को क्या करता है, मना ही करता है। भाई जाति के आधार पर भी हम विभेद नहीं कर सकते, तो भाई जाति के आधार पर तो एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो क्या ये विभेद नहीं हुआ क्या? ये तो जाति के आधार पर विभेद हुआ, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और आर्टिकल 15 में तो लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, आर्टिकल 15 के देखो क्लास 1 क्लास 2 में लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन जब एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो तो जाति के आधार पर दिया जा रहा है, तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो इस तरीके से विवाद हुआ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर बाद में क्या किया गया, सीधे सीधे संविधान में ही ये इसको जोड़ दिया गया, ये वाले प्रोविजन को 15 के क्लॉज 4 को, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था, इसको क्या किया गया था, इसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, इसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इस बात को जोड़ी गई थी, ठीक है, कि यदि समाज के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों जैसे कि एससी एसटी उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए यदि राज्य कोई प्रोविजन करता है तो उसे इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसा करके सीधे हमारे संविधान में ही लिख दिया गया संशोधन करके। ये मतलब ये वाला क्लॉज 4 जो है वो जोड़ दिया गया। अब जब क्लॉज 4 जोड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हाँ आ गया लिखित रूप से, अरे हाँ ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो ठीक है, अब लिखा हुआ है तो अब वैलिड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उसी आधार पर निर्णय देना है जिस आधार पे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे बाद में वैलिड माना, हाँ ठीक है दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बात चीज मतलब ये चीज जो है क्लियर हुई कि भाई किस तरीके से विवाद होता है और किस तरीके से उसका निपटारा किया जाता है, ठीक है। अब बाकी की चीज जो है वो आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल किसी को कोई डाउट हुआ हो इसमें तो पूछ सकते हैं, समय हो गया है। अच्छा नहीं, समय अभी बचा है, 4-5 मिनट बचे हैं, एक आर्टिकल हो जाएगा, 1 मिनट। क्रिमिनल केसेस क्या होता है कि भाई कहीं कोई किसी का मर्डर कर दिया या हाफ मर्डर या किसी को मारने का प्रयास किया गया है, मारने के प्रयास के मतलब मारने के षड्यंत्र में वो शामिल है, या फिर किसी के साथ कोई दुष्कर्म कर दिया गया, तो ये सब चीजें जो है वो क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत आती है। क्रिमिनल केसेस इसमें क्या किया जाता है, सीधे सीधे किस चीज की मांग की जाती है, क्षतिपूर्ति की मांग तो की ही जाती है, साथ ही साथ ऐसा गलत काम करने वाले के ऊपर दंड का भी प्रावधान होता है, उनको कारावास में भी डाला जाता है। जबकि सिविल मैटर्स में क्या किया जाता है, सिविल मैटर्स में केवल आर्थिक दंड दिया जाता है कि भाई आपको इतना पैसा क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ेगा, कोई उनको कारावास वगैरह नहीं दिया जाता है, मतलब जेल में नहीं डाला जाता है, ठीक है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में उनको जेल में भी डाल सकते मतलब डालते हैं, ठीक है, तो ये हो गया।
अब उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 15 का ही अपन पढ़ रहे थे। उसमें ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल ये 15 का क्लॉज 5। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज ऑफ जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, ये 19 तो बाद में पढ़ेंगे, उसको देखेंगे उस टाइम जब उस आर्टिकल को पढ़ेंगे। अभी हम 15 की बात करते हैं। shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste or scheduled tribes in so far अब तक is such special provisions related to their admission to the educational institute including private educational institute whether aided or unaided by the state or other than the minority educational institution referred to in clause 1 of article 30। तो ये जो पूरा बोला गया है वो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, कभी भी मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोलूंगा तो आपको समझ जाना है एससी और एसटीज, ठीक है। तो यदि एससीज और एसटीज के उत्थान के लिए ऐसा प्रोविजन किया जाता है, किस टाइप का प्रोविजन किया जाता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे भारत में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश में एडमिशन उनको दिया जाता है, प्रवेश में रिजर्वेशन दिया जाता है। एससी एसटीज को प्रवेश में रिजर्वेशन दिया जाता है कि भाई स्कूल में मान के चलो 100 सीटें हैं तो उनके 25 या 30% सीटों पर एससी और एसटी होंगी ही होंगी, ऐसा करके रिजर्वेशन दिया जाता है स्कूल में एडमिशन यानी शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए। अब ये शैक्षणिक संस्थान जो है वो लोकल लेवल के भी मतलब लो लेवल के भी हो सकते हैं, स्कूल वाला लेवल भी हो सकता है, हायर लेवल भी हो सकता है, मतलब कॉलेज वालेज वाला लेवल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्कूल है, ठीक है, ये जो स्कूल है तो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों ही टाइप के शैक्षणिक संस्थानों में क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। किनको, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, ठीक है। और ये बात जो है वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 15 में तो शुरुआत में लिखा हुआ है कि भाई जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो भेदभाव किया जा रहा है कि उनको शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका फिर से विवाद हुआ। तो ये वाले को क्या है, ये वाले आर्टिकल मतलब क्लॉज 5 को कब जोड़ा गया था, क्लॉज 5 को जो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2005 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। 93वां यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखो ये 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसे जोड़ा गया था कि भाई यदि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं एससी एसटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको यदि इस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाता है तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब ये जो शैक्षणिक संस्थान है चाहे वो एडेड बाय गवर्नमेंट हो, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें फंड दिया जा रहा हो, या गवर्नमेंट के द्वारा फंड नहीं भी दिया जा रहा हो, चाहे एडेड हो चाहे नॉन एडेड हो, ठीक है। एड देना मतलब क्या होता है, एआईडी, एड देना मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एआईडी, एडेड और अनएडेड। तो चाहे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडेड हो यानी कि सरकार के द्वारा फाइनेंशियली सपोर्टेड हो, या अनएडेड हो जैसे प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट संस्थानों को सरकार के द्वारा कोई भी फाइनेंस नहीं किया जाता है स्कूल चलाने के लिए, है ना, वो तो अपना स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। तो चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो चाहे वो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, सभी में क्या किया जा सकता है, रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया, ऐसा ये संविधान में आर्टिकल क्यों जोड़ा गया, ताकि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पे भी रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सके, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कुछ-कुछ क्लास के पीपल का रिजर्वेशन से संबंधित है ये, ठीक है। और 16 भी देख लेते हैं एक बार, 16 क्या बोल रहा है? Nothing in this article or subclause G of clause 1 of article 19 or clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any economically weaker section of citizen other than the class mentioned in clause 4 and 5।
ठीक, ये बोल रहा है। दूसरा, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी एजुकेशनली सॉरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन द क्लॉज 4, 5 in so far as such special provision relate to their admission to the educational institute, including private educational institute, whether aided or unaided by the state or other minority educational institution referred to the class 1। ये सब ठीक है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसमें यही बोलना चाह रहा है कि भाई जैसे अभी हमने देखा ना कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी जैसे एससी एसटी उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन दिया गया है। उसी प्रकार से ये अभी वर्तमान में जोड़ा गया है, ये क्लॉज 6 को वर्तमान में जोड़ा गया है। ठीक है? वर्तमान में जोड़ा गया है मतलब कब जोड़ा गया है? ये जो 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है। ठीक है? 1 सेकंड। ये देखिए 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पास हुआ है, उसके आधार पे आपको पता होगा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, ठीक है? जैसे उसमें कई उच्च जाति के लोग भी आ जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों में भी हम देखेंगे या क्षत्रियों में भी देखेंगे, है ना? इनमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ठीक है? जो कि पिछड़े हुए हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी प्रोविज़न किया गया है 10% रिज़र्वेशन देने का, ठीक है? 10% रिज़र्वेशन देने का अभी-अभी तुरंत में किया गया है, ये 2019 में, ठीक है? तो ये 2019 का जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि यदि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के उत्थान के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के उत्थान के लिए यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा संचालित हो या ना संचालित हो, यदि उनमें इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, प्रवेश के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इस आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 15 का विभेद करता है। क्यों ऐसे विभेद करता है? देखो आर्टिकल 15 में विभेद लिखा हुआ है कि भाई किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा किया जा रहा है कि भाई जो एक तरीके से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको क्या किया जा रहा है? रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो एक तो ये मतलब धन के आधार पे एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आर्थिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो क्या ये हमारा संविधान इसको अलाउ करेगा? अब अलाउ करेगा। क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि संविधान में ही संशोधन करके क्या कर दिया गया है? लिख दिया गया है। आर्टिकल 15 में क्लॉज 1, 2, 3 के साथ-साथ क्लॉज 6 भी अब जोड़ दिया गया है और सीधे-सीधे इसी में ही संविधान में ही लिख दिया गया है कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ताकि उनका उत्थान जो है वो हो सके। ठीक है? लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिजर्वेशन वाली बात किया मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन वाली बात किया, तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं मतलब कि जो माइनॉरिटी है जैसे कि मुस्लिम्स हो गए या फिर ईसाई हो गए, उनके द्वारा यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, ठीक है? कोई मदरसा चलाया जा रहा है या कोई और अदर उर्दू पढ़ाने वाली कोई वो चलाई जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, शैक्षणिक संस्था चलाया जा रहा है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान जो है हम नहीं कर सकते। ठीक है? वहाँ पे हम एससी, एसटी या ओबीसी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने का प्रावधान नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है अदर देन द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना? और उसी प्रकार से 15 वाले में भी लिखा हुआ था अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके से हम क्या नहीं कर सकते? उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आर्टिकल में ही ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये आपने ग्रॉस लेवल पे इसको अच्छे से समझ लिया कि भाई किस तरीके से हमारे संविधान में ही समय-समय पे अलग-अलग क्लॉजेस को जोड़ा गया ताकि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी, एसटीज़ हैं, उनका उत्थान हो सके, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनका भी उत्थान हो सके। ठीक है? तो हमारे संविधान में समता होने के बावजूद भी, समानता का अधिकार होने के बावजूद भी कहीं-कहीं पे विभेद या डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि वो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है, वो कि तार्किक विभेद है, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है, ठीक है? विवेकपूर्ण अंतर है या विभेद है, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए,
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल से आर्टिकल 16 को चालू करेंगे। अभी तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? पुष्पेंद्र? पुष्पेंद्र? माइक का ऑन करके बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।